हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 इयर्स से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अगर कुछ ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो हम इसे थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। अब थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है मतलब कि अबॉर्शन हुआ नहीं है पर होने की चांसेस रह सकते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट्स जो है वो लेके आप ये जो अबॉर्शन का जो चांस है वो ज़रूर कम कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अर्ली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसको हम कहते हैं कि 12 वीक्स के पहले, सो उसमें जो प्रेगनेंसी क्या अबॉर्शन होने के जो चांसेस जो है वो जनरली एम्ब्रियो में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है तो उसकी वजह से होते हैं। और जो लेट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस जो होते हैं, यानी कि 20 वीक्स तक होने वाले जो अबॉर्शंस होते हैं, वो जनरली यूट्राइन प्रॉब्लम्स, मतलब यूट्राइन एनामोली, मतलब यूट्रस के अंदर का जो पार्ट्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये होता है अबॉर्शंस न, या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ये भी एक कारण हो सकता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शंस होते हैं वो मोस्ट कॉमनली ये जो हम मिस्ड अबॉर्शन या मिसकैरेजेस भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी सिम्टम्स नहीं समझते हैं। आपने पहले डॉक्टर के पास गए तब हार्ट बीट्स थे आप सोनोग्राफी में, और नेक्स्ट स्कैन जब आप करने गए तब उसमें बेबी के हार्ट बीट्स नहीं हैं, तो तब आपको सिम्टम्स कुछ नहीं थे, लेकिन सोनोग्राफी में हमें पता चलता है, तो इसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। अब इनके कारण क्या होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मिसकैरेज होने के कारण क्या होता है, तो जनरली एम्ब्रियो जो है, गर्भ जो आपका ठहरा है, उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होना, जैसे कि ट्राइसोमी 16, मोनोसोमी, उसके अलावा बैलेंस ट्रांसलोकेशन। सो ये सारे जो जेनेटिक प्रॉब्लम वो एम्ब्रियो में आए हैं, इसकी वजह से वो अबॉर्शन हो रहा है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ का कैरियोटाइपिंग रिपोर्ट जो है, मतलब जेनेटिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, फिर भी बेबी को जो है वो ये जो प्रॉब्लम है ये हुआ है। ये बेबी को जो जेनेटिक प्रॉब्लम है ये अगर हम जो अबॉर्शन के बाद जो आरपीओसिस जो है वो अगर हमें चेकिंग को भेजी है तो ही हमें ये प्रॉब्लम समझता है, अदरवाइज हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं समझता। अब ये जो कैरियोटाइपिंग आपने करा लिया जेनेटिक टेस्ट जो कि नॉर्मल है, सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसकी वजह से ये जो गर्भ फॉर्म हो रहा है वो एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है। सो जनरली अगर जो कंसीव होने वाली वुमेन है उसका एज बहुत ही कम है, मतलब 20 से कम है, सो उनमें जो एग बनता है वो जनरली इनमैच्योर रहता है। सो या फिर जो कंसीव करने वाली मदर है उसका एज जो है वो 35 से ज़्यादा है, तो उनमें भी ये जो एग जो रिलीज़ हो रहा है वो मैच्योर नहीं है, वो क्रोमोसोमली थोड़ा सा एबनॉर्मल है। सो या फिर स्पर्म में भी कुछ डिसफंक्शन है। सो इसकी वजह से जो बनने वाला जो एम्ब्रियो है वो जो 23x जो फीमेल गैमेट होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो 23x या 23y, ये मेल गैमेट, इससे जो है वो एक जाइगोट बनता है और फिर आगे जाके वो गर्भ बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो बना है 23x और 23y या फिर 23x से जो गर्भ बना है, ये कभी कभी बनते वक्त, ये जो एम्ब्रियो बनते वक्त कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, और उसकी वजह से जो जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर नहीं बनता है। सो इसकी वजह से ये होता है, नेचर का जो रूल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो अगर ये एम्ब्रियो जो है जेनेटिकली नॉर्मल नहीं बना है तो नेचर विल टेक अ कॉल, और जो भी हार्ट बीट आए हैं पहले या फिर हार्ट बीट आते ही नहीं है और ये एम्ब्रियो जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आपको इधर ब्लीडिंग चालू हो जाती है या फिर आपके बेबी का हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। सो ये जनरली जो अबॉर्शंस है इसमें आपको नेक्स्ट टाइम नॉर्मल प्रेगनेंसी रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर फर्स्ट टाइम आपका जेनेटिक रीज़न से अबॉर्शन हुआ है, सो नेक्स्ट टाइम आपको नॉर्मली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब और क्या कारण रह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के? सो जनरली प्रोजेस्ट्रॉन
का डिफिशियंसी होना। जनरली जब एग रिलीज होता है, मतलब ओवुलेशन होता है, उसके बाद जो ओवरी है वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनता है। मतलब जो एग रिलीज होने के बाद वहाँ का जो पेशी है वो जो चेंज होते हैं और कार्पस ल्यूटियम बनता है। और कार्पस ल्यूटियम में से पहले 3 महीने तक जो गर्भ है उसको प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन जो है वो सप्लाई होता है। अब कभी कभी किसी किसी में ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, और इसके वजह से जो है प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई जो है वो बेबी को प्रॉपर नहीं होता है और इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। अब दूसरे और क्या कारण रह सकते हैं, तो हार्मोनल कारण रह सकते हैं, जैसे कि अगर आपका डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, इसके हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल कुछ कॉजेज़ हैं, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम हम बोल सकते हैं कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में क्या होता है कि जब आपके तरफ से, मतलब यूट्रस के से जो आपके बेबी को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेसल्स है उसमें छोटे छोटे थ्रोम्बाई, मतलब कि क्लॉट्स बन रहे हैं। तो ये क्लॉट्स बनने की वजह से क्या हो रहा है कि मदर से बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण रह सकता है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने का, जिसको हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ऐसे और भी कहीं थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हैं काफ़ी, जैसे कि फैक्टर 5 लेडेन डिसीज़, और भी कहीं स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ है जिससे भी थ्रोम्बस बनते हैं और उसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो सकता है। अभी इससे कैसे बचे ये हम ट्रीटमेंट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हो गया है कि क्या क्या रीजंस रह सकते हैं इसमें, और इसके अलावा अगर पीसीओडी है आपको तो उसमें भी आपका एग क्वालिटी हैम्पर्ड रहता है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो ये हो गया है कॉजेज़ जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मिसकैरेज होने के। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर मिसकैरेज हो रहा है तो हो सकता है कि यूट्राइन सेप्टम हो, या फिर बाइकॉर्नर यूट्रस हो, या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी तो रह रही है, वो जेनेटिकली नॉर्मल भी है, आपको शायद हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, पर यूट्रस जो है उसका कैपेसिटी थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से आपको ये जो जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 मंथ्स में आपको अबॉर्शन हो रहा है। सो इसके लिए हम कैसे क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं। सो पहले तो प्रॉपर डाइट आपने लेना, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेना, मतलब आप कंसीव कर रहे हैं उसके पहले ही आपने प्रॉपर चेक कर लेना कि आपका शुगर लेवल, आपके थायराइड लेवल, इवन आपका हीमोग्लोबिन लेवल ये सब प्रॉपर है, और बाकी सब कुछ जो यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह ये सब आपको नहीं है, ये सब आपने एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आपने ले लेना आपके गायनेकोलॉजी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम से हो रहा है तो आप कपल एज अ कपल आपने जेनेटिक टेस्ट, जिसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट होता है, ये भी आप एक बार करा ले सकते हैं अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो। उसके अलावा प्रॉपर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना। और फॉलिक एसिड जो है वो आप प्रेगनेंसी जब प्लान करें उसके 2 मंथ्स पहले से ही अगर आप ले रहे हैं, उसमें भी 5 मिलीग्राम पर डे जो है वो प्रॉपर डोज आप ले रहे हैं, सो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा इकोस्प्रिन, और कभी कभी हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, जिसको हम एनॉक्सापेरिन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जो कहते हैं, ये जो इंजेक्शंस हम लोग जनरली देते हैं, ये जो इंजेक्शंस है और इकोस्प्रिन ये ब्लड थिनर होता है, मतलब खून को पतला करता है। तो इससे जो थ्रोम्बस की वजह से होने वाले जो प्रेगनेंसी लॉस है, मतलब जो क्लॉट बन रहे हैं आपके बेबी की तरफ ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, तो ये जो ब्लड थिनर इंजेक्शंस है वो हेल्प करेंगे कि प्रॉपर आपके बेबी को ब्लड सप्लाई हो और बेबी जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स प्रॉपरली बढ़े। सो ये जो ब्लड थिनर्स है वो बहुत ही यूज़फुल रह सकते हैं जिनको पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रीवियसली मिसकैरेजेस हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट जो है वो आपके बेबी को
ग्रो करने में और अबॉर्शन का रिस्क कम करने में। इवन लिटरेचर में भी ये प्रूवन है कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट जो है वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन का रिस्क ज़रूर कम करता है। इसके अलावा यूट्राइन अगर एनामोलीज है, जैसे सेप्टम है, तो सेप्टम रिसेक्शन करना, मतलब अगर कुछ पर्दा है यूट्रस में तो वो पर्दा अगर कट करते हैं हम लोग, या फिर अगर यूट्रस का जो सर्विक्स होता है वो सर्विक्स अगर आपका इनकॉम्पिटेंट है, मतलब सर्विक्स छोटा है, तो हम लोग आपको प्रेगनेंसी रहने के बाद भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग प्री कंसेप्शनली भी हम लोग एनसर्कलाज कहते हैं। ये जो होता है वो इंटरवल सर्कलाज होता है। ये जिनको ज़्यादा ही बार अबॉर्शन हो रहे हैं, स्टिच डालने के बाद भी अबॉर्शन हो रहे हैं, उनके केस में ये किया जाता है। अब ये हो गए हैं ट्रीटमेंट्स आपके केस में। आप खुद क्या सावधानियां बरत सकते हैं, तो प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर आपको जो आपके डॉक्टर ने मेडिसिन बताए हैं वो प्रॉपरली लेना, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट या फिर इकोस्प्रिन या फिर जो हेपारिन इंजेक्शंस अगर आपको लो मोलिकुलर वेट हेपारिन आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो ये सारे जो मेडिसिन है ये आप प्रॉपरली अगर लेते हैं तो यू विल सेल थ्रू। और ऑफ कोर्स टेंडर लव एंड केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स जिनका प्रीवियसली मिसकैरेज हुआ है उनके लिए एंग्जाइटी रहता है थोड़ा कि ये इस बार हमारे ये प्रेगनेंसी प्रॉपरली आगे जाएगा कि नहीं। सो टेंडर लव एंड केयर इज़ ऑफ कोर्स the care from a doctor, a gynecologist, and the care from all the family is very very important for that lady to go ahead and sail through this journey of her pregnancy. And of course ये सब अगर आप hurdles overcome कर जाते हैं, so you can have a healthy pregnancy and a healthy baby. So I hope ये वीडियो आपको informative लगा हो। Thank you so much, and please like and subscribe this channel if at all you find this information important for you. Thank you.